Hey guys, welcome back on the lecture series of microeconomics. We were doing the unit 5, which is the supply theory, and we are this is the part 2 of the unit 5. Okay, so in part 2 we will be covering these topics: how the supply curve behaves when there is a change in factors. We know that the supply is the factor of various determinants, okay, such as the price of on commodity, okay, price of related goods, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ओके, एंड फिर हमने टेक्नोलॉजी देखी टैक, ओके, फिर टैक्सेशन एंड सब्सिडीज हमने डिस्कस किया था, फिर ऑब्जेक्टिव्स, ओके, फिर एक्सपेक्टेशंस भी आप ले सकते हो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सप्लाई को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ओके। और फिर हम ये इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो ये मेनली फैक्टर्स हैं वो सप्लाई कर्व को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व सप्लाई शेड्यूल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। और सप्लाई कर्व अगर जनरल टर्म्स में देखेंगे तो कैसा दिखता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखता है, जहां हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? प्राइस लेते हैं, जो ये बताता है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती है, सप्लाइड जो है बढ़ती जाती है, ओके। जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई सप्लाई को, वो हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ओके। जिसमें हमने देखा था ये प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं जिस जिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को ऑन कमोडिटी कहते हैं, ओके। सो यहाँ पर लेट सपोज करते हैं, अगर मैं एप्पल के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैं एप्पल के क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो एप्पल का जो प्राइस होगा वो ये है, ओके। तो ये जो प्राइस है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन कमोडिटी का प्राइस, क्योंकि हम एप्पल के प्राइस और एप्पल की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ओके। बाकी जो ये फैक्टर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स बोलते हैं। अदर फैक्टर्स, हमें पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हैं, है ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, तब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ओके। और हमें पता है कि अगर प्राइसेस में चेंजेस होंगे तो इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, है ना। और इस अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। तो लेट जस्ट, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सप्लाई कर्व जो है उस पर दो तरीके से इम्पैक्ट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर रिमेम्बरिंग के लिए सप्लाई फंक्शन अगर लिखता हूँ, तो सप्लाई फंक्शन इज द प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, टैक्स एंड सब्सिडीज, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। ये सारे हैं। तो हमें पता है ये क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स होते हैं, और ये हैं अदर फैक्टर। अगर मैं इसके और इसकी बात करूँ तो सप्लाई लो इसे बताता है कि ये क्या है ना। इनके बीच में रिलेशन कौन, इनका बिहेवियर कौन डिसाइड करता है? सप्लाई लो करता है ना, वो उसके बारे में डील करता है। पर अगर इनके बिहेवियर की बात करें कि अगर अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस होते हैं तब क्या होता है, तो हमेशा याद रखना सप्लाई कर्व जो है वो दो चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है। एक तो ये है कि प्राइस के चेंजेस होने पर इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हम इसको एक ग्रुप बोल सकते हैं अदर फैक्टर्स, ओके, या फिर अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर हो सकता है। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, सप्लाई कर पे इम्पैक्ट जो है वो या तो हो सकता है कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी यानी कि इसके चेंज होने पर हो, या हो सकता है कि अदर फैक्टर के चेंज होने पर हो, ओके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर अगर ये प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो सप्लाई कर्व पे मूवमेंट होती है अलोंग विद द सप्लाई कर्व। मूवमेंट का मतलब होता है कि सप्लाई कर्व पे अगर कंज्यूमर यहाँ पर है, लेट सपोज करते हैं पी और क्यू यहाँ पर है, तो कंज्यूमर जो है वो क्या करता है? वो या फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, या फिर अगर यहाँ है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मूवमेंट होती है। और सप्लाई कर्व एक ही रहता है ना, एक ही सप्लाई कर्व रहेगा, इस पे कंज्यूमर मूव करता है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ, कभी ऊपर से नीचे की तरफ, ओके। इसको हम मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व। तो हमेशा याद रखना, मूवमेंट तभी होगी जब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के चेंज होने पर सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सप्लाई कर्व जो होती है वो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाती है, ओके। सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं और इस पे क्या लेते हैं? कमोडिटी लेते हैं। तो ये जो प्राइस है अगर इसके चेंज होने पर हो रहा है, ये जो फैक्टर यहाँ गिवन है ऑन कमोडिटी का, तब तो मूवमेंट होगी। पर कोई और फैक्टर अगर इसे इफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा? शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट जो है वो दो तरीके से होता है, या तो आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो। अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ी है, और अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो सप्लाई क्या हुई है?
कम हुई है। तो हमेशा याद रखना शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम राइज इन सप्लाई बोलते हैं। और राइज इन सप्लाई में क्या होता है, ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है ना। सप्लाई कर्व जो होगा हमारा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होता है। और अगर क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, अब ये डिक्रीज, ये अदर फैक्टर के चेंज होने पर कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो रहा है, लेट सपोज करते हैं डिक्रीज कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज करते हैं टैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या हो रही है, क्वांटिटी कम हो जा रही है। तो ऐसे केसेस में सप्लाई कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। ओके। और ऐसे में हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि ये सप्लाई कर्व है, राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है इस साइड ये शिफ्ट हो रहा है, इस साइड, तो ये ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है इस साइड हो जाएगा। ओके। अब अगर हम प्राइस के चेंज होने की बात करें तो इसमें देखो, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अगर प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अब क्वांटिटी कब इंक्रीज होगी, जब प्राइस इंक्रीज होगा। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब अगर राइस क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा होगा। ओके। और यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज इन क्वांटिटी, तो इसका मतलब प्राइस क्या हुआ, कम हुआ होगा, है ना। तो ये हो सकता है। अब अगर क्वांटिटी बढ़ रही है ना, प्राइस के बढ़ने पर, तो इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं। ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई में क्या होता है कि वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो आगे अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ टर्म्स जो यूज़ की जा रही है वो थोड़ी अलग यूज़ की जा रही है ना। यहाँ देखो, अगर अगर प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है तो हम यहाँ सप्लाई नहीं बोलते, यहाँ हम इसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम सप्लाई की जगह पर। ओके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड एक अलग टर्म होती है और सप्लाई अलग टर्म्स होती है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सप्लाई का मतलब होता है कि ये फैक्ट, इनमें से कोई भी फैक्टर इफेक्ट कर सकता है इस पर, है ना, तब सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं क्वांटिटी में। पर अगर प्राइस इंपैक्ट कर रहा है, एक कोई पार्टिकुलर प्राइस इंपैक्ट कर रहा है, उस पर अगर क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि अगर चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, अगर ऑन कमोडिटी में प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमें पता है कि प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं तो मूवमेंट होता है अलोंग विद द सप्लाई कर्व। ओके। तो लेट सपोज करते हैं, हमें पता है प्राइस अगर बढ़ जाता है, अगर प्राइस बढ़ने पर देखो, अगर अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है तो एक सेलर क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से प्रोडक्शन करना चाहेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से वो अपना क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि अब एक ही सामान अब ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, हमें पता है कि इसमें मूवमेंट होती है, तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है। लेट सपोज करते हैं हमारा जो प्राइस था इनिशियल वाला वो P0 और Q0 था। अब यहाँ प्राइस बढ़ी है तो लेट सपोज करते हैं वो P1 हो गया। अब P1 होने पर हमारी क्वांटिटी देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर Q1 हो गया। देखो प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें पता है जब क्वांटिटी बढ़ती है तो और प्राइस के चेंज होने पर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं। ये हमें ऐसा याद रखना, एक्सपेंशन इन सप्लाई। ओके। और देखो यहाँ मूवमेंट जो हो रही है कैसे हो रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है वो, है ना। ए पॉइंट से बी की तरफ मूव हुआ है, पहले वो यहाँ पर था अब यहाँ पर था। प्राइसेस अगर और बढ़ती हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पर मूव कर जाएगा। ओके। तो प्राइसेस बढ़ने पर अपवर्ड मूवमेंट होती है और एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व होता है। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूँ, अगर प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, प्राइसेस कम होने पर क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं एक नया सप्लाई कर्व लूँ, यहाँ क्वांटिटी यहाँ प्राइस है, तो ये इनिशियल सप्लाई कर्व है। ओके। ये लेट सपोज करते हैं इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है P0 और Q0। ओके। अगर प्राइसेस कम हो जा रहे हैं तो इस, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये P1, तो प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। और हम ए पॉइंट पर थे पहले, अब कितने किस पे आ गए, बी पॉइंट पर आ गए। तो इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। ओके। और जब क्वांटिटी कम होती है प्राइस के बढ़ने पर तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। ओके। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई।
ओके। सो अगर मैं तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर लिखूं इसे कि प्राइसेस में चेंज होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। सो यहाँ पर ये पहला है कि अगर प्राइसेस जो हैं बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाता है, ओके। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज़ करना, ओके, क्योंकि प्राइसेस में चेंज होने से हो रहा है। यहाँ सप्लाई वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो क्वांटिटी सप्लाइड होना चाहिए, ओके। क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर प्राइस पर कितनी सप्लाई की जा रही है। तो इस पार्टिकुलर प्राइस पर इतनी सप्लाई की जा रही है, तो इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको हम क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे, ओके। सो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ने पर हम एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन इन सप्लाई होता है, एक्सपेंशन इन सप्लाई, है ना। एक्सपेंशन इन क्वांटिटी बोल दो या एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई, इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। पर अगर क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज है तो इसका मतलब समझ लेना कि प्राइस का इम्पैक्ट है इस पर, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट होती है। दूसरा, अगर प्राइसेस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाती है, और जिससे क्वांटिटी सप्लाइड जो कम हो जाती है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ओके। और फिर ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ओके। शिफ्ट नहीं होता, सॉरी, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो हमने देख लिया कि अगर प्राइस में चेंज होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है सप्लाई में। आगे बढ़ते हैं। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो अदर फैक्टर्स हैं, इसका मतलब सप्लाई कर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ओके। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, हमें पता होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और दूसरा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। सब्स्टिट्यूट गुड्स को होते हैं जैसे टी एंड कॉफ़ी हो गया, टी एंड कॉफ़ी। तो हमें पता है कि अगर अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ टी की क्वांटिटी लेता हूँ तो यहाँ मुझे टी का प्राइस लेना पड़ेगा, ओके। अगर मैं कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंज करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट टी के सप्लाई पर पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। तो लेट सपोज करते हैं, अगर मैं कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ाता हूँ, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो सेलर जो है वो कॉफ़ी बेचना पसंद करेगा, क्योंकि कॉफ़ी में ज़्यादा मार्जिन है ना, प्राइसेस बढ़ने की वजह से। तो टी का सप्लाई क्या हो जाएगा, टी के जो सप्लायर्स हैं वो क्या होंगे, वो भी कॉफ़ी बेचने लग जाएंगे या बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लेट सपोज करते हैं ये इनिशियल था और ये प्राइस लेवल था टी का। देखो, हम यहाँ टी की बात कर रहे हैं पर चेंज कॉफ़ी के प्राइसेस में कर रहे हैं, है ना, ये देखने के लिए कि इसका टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंज करेंगे, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो इससे टी का सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो पहले टी का प्राइस, अब देखो टी के प्राइसेस में अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया, हम कॉफ़ी के प्राइसेस पर चेंज करने की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर टी का प्राइस अगर $5 था, लेट सपोज करते हैं $5 अगर टी का प्राइस है और $5 कॉफ़ी का प्राइस है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी के प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जिसको $6 कर रहे हैं, और ये भी क्या रहेगा, $5 ही रहेगा। फिर भी इसकी क्वांटिटी चेंज होगी, ओके। क्योंकि जो सप्लायर्स हैं वो क्या होंगे, वो मूव कर जाएंगे या कम कर देंगे प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, है ना, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस जो है बढ़ गया। तब देखो, अगर ₹5 में सामान बिक रहा है और एक छः रुपये में सामान बिक रहा है, तो आप कौन सा सामान बेचने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली ₹6 का, है ना, या $6 का, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है कॉफ़ी में। तो टी का सप्लाई क्या हो जाएगा, टी का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसी प्राइस पर पहले इतनी सप्लाई की जाती थी, अब इसी प्राइस पर इतनी सप्लाई कम हो गई, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो गई, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। और ये कैसे शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, है ना, लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट हुआ। और इसका वाइस वर्सा, अगर ये प्राइसेस कम हो जाता है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो प्राइस क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे लेट सपोज करते हैं इंक और पेन की बात करते हैं, ओके, या पेट्रोल और इसकी बात करते हैं, पेट्रोल एंड कार की बात करते हैं, ओके। सो अगर पेट्रोल, अगर मैं कार के
कार की बात करूँ, यहाँ मैंने कार ली है और यहाँ का कार का प्राइस लिया है, तो कार के प्राइसेस जो हैं क्या हैं, सेम है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कार का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो कार का प्राइस जो है वो भी एक तरीके से क्या हो जाता है, वो भी वो बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि कार जो है वो यूज़ होती है ना। कार देखो एक सूटेबल एग्जांपल यहाँ नहीं बैठ रहा है, तो आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, पेन, और आप यहाँ पर इंक और पेन ले सकते हो। ओके, इंक और पेन, है ना। तो अगर मैं पेन के यहाँ सप्लाई की बात करूँ और पेन के प्राइस की बात करूँ तो ये कांस्टेंट रहेगा। इंक का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम देख रहे हैं पेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सप्लाई कर्व है पेन का। ओके, इंक का प्राइस अगर बढ़ता है तो पेन का प्राइस भी बढ़ेगा, और पेन का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सप्लायर जो होगा वो ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा, तो इसका कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वाइस वर्सा की सिचुएशन में ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम चेंज इन फैक्टर ऑफ प्राइसेस की बात करें, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो हैं। ओके, अगर इनके प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो लेबर और कैपिटल या एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों के अगर प्राइसेस कम होते हैं तो हमें पता है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए होता है। ओके, और लेबर पर किया गया जो खर्चा होता है वो फर्म का कॉस्ट होता है। ओके, तो अगर लेबर महंगे में मिल रहा है तो फर्म का जो कॉस्ट होगा, यानी कि प्राइसेस ऑफ लेबर अगर बढ़ गया तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए और लेबर महंगा हो गया तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कम सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट ही कम है। ओके, और वाइस वर्सा की सिचुएशन में क्या होगा कि अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे, लेबर सस्ते में मिल रहा है, तो मेरी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने पर मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में तो लेट सपोज करते हैं एप्पल का अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, है ना, और ये एप्पल का प्राइस है, लेबर अगर सस्ते में मिल रहा है, तो लेट सपोज करते हैं ये प्राइस है एप्पल का। तो देखो यहाँ एप्पल के प्राइसेस की ये ग्राफ जो है वो एप्पल का है, पर हम चेंज क्या कर रहे हैं, फैक्टर में, है ना। ये हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम लेबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेबर लिख देंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एप्पल की, यानी कि किसी एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, और उसका प्राइस जो है वो ये है। ओके, तो इसका प्राइस चेंज होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम होगा, पर अगर लेबर महंगे में मिल जाता है, ओके, तो इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सप्लाई कम होने पर हम पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये अब एप्पल जो है वो क्या होगा, महंगे में मिलने लग गया है ना, क्योंकि लागत बढ़ गई है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अब सप्लायर जो है वो उसको प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम कर देगा एप्पल का, है ना। और अगर लेबर सस्ते में मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो जो हमारा सप्लाई कर्व हो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पहला सप्लाई कर्व है, ये दूसरा सप्लाई कर्व है, और ये तीसरा सप्लाई कर्व, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये क्या करता है, अच्छी टेक्नोलॉजी, अगर हम बढ़िया टेक्नोलॉजी जो न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है या फॉरेन से जो भी हमने परचेज़ की है, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टेक्नोलॉजी या एक मशीन क्या काम करती है, वो इसका मतलब वो पुराने से इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। ओके, वो क्या करेगी, वो कम जैसे इलेक्ट्रिकल जो कंजम्पशंस होता है वो कम करेगी, कम टाइम लेगी, है ना, मेंटेनेंस का कम खर्चा होगा। ओके, कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी, है ना, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, क्योंकि चेंज करने का मतलब क्या है, जब कोई चेंज ही ना हो उसमें। ओके, तो अगर पहली क्वांटिटी, पहली लेट सपोज करते हैं, चेंज का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, लेट सपोज करते हैं कि ए टेक्नोलॉजी और बी टेक्नोलॉजी है, तो मार्केट में ए से बी टेक्नोलॉजी आई, ए जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रही थी एक घंटे में, बी जो है वो कितनी दे रही है, 150 दे रही है। तो अब बताओ, अगर बी यूनिट बी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि जब अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है कोई भी बिजनेसमैन जो है, तो उसकी कॉस्ट जो है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि अगर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, जो खर्चा होता है वो उसका बच जाता है, काफ़ी पैसे उसके बच जाते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाएगा तो वो पैसा आगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में लगा सकता है, तो सप्लाई क्या होती है, यहाँ बढ़ जाती है, और हमें पता है सप्लाई बढ़ेगी तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और प्राइस क्या होगा, सेम रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है सप्लाई पर, प्राइस तो सेम ही है ना।
तो सप्लाई जो है वो S1 से S2 हो जाएगा, क्वांटिटी Q1 से Q2 हो जाएगी। ओके, और यहाँ क्या लिया हमने, प्राइस लिया। और अगर हम कोई पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उस पर ज़्यादा खर्चा लगाना पड़ रहा है, बार बार बिगड़ जा रही है, बार बार मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, 1 घंटे में वो 100 यूनिट की जगह 95 यूनिट्स करके दे रहा है, बार बार बंद हो जा रही है वो मशीन, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इससे जो प्रोड्यूसर होता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, उसमें बार बार खर्च करना पड़ता है। कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट कम होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज नहीं होगा, और फिर सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे है चेंज इन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ओके, अगर टैक्सेशन और सब्सिडीज में कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना, देखो ये फैक्टर जो है हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सप्लाई पर क्या पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि इसका सप्लाई कर पर क्या होगा। अब हम अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, और जिसमें लास्ट पॉइंट ये है कि अगर टैक्सेशन और सब्सिडीज में चेंजेस आते हैं तो क्या इसका सप्लाई कर पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करता हूँ, टैक्स की बात करता हूँ, टैक्स क्या होता है, एक तरीके से कॉस्ट होती है फर्म की, है ना, जो कि गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। जैसे लेबर को पैसा देना पड़ता है, अगर हमने बिल्डिंग ली है तो रेंट देना पड़ता है, कैपिटल उधार लिया तो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है हमें। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ली है तो उसका बिल देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हमें खर्च करना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट जो है, लेट सपोज करते हैं 5% टैक्स था, गवर्नमेंट जो है वो 20% टैक्स कर देती है। तो अगर 100 रुपये का प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से 5 रुपये गवर्नमेंट को जा रहा है, अब 100 में से, तो इसका मतलब 95 और जगह खर्च हो रहा है। ओके, तो 95 और फिर 5 कर रहे हैं तो 100 जा रहा है। अब देखो, अगर 95 ही है, 100 रुपये है, तो कितना, अब 20 देना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा ये, 15। तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले हम 100 रुपये, अब देखो 15 यूनिट, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया। तो टैक्स के बढ़ने पर प्रोड्यूसर की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और उसके पास पैसा कम बचता है। ओके, तो ओके, सो तो हायर टैक्स लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, प्रॉफिट को डिक्लाइन करता है। और प्रॉफिट जब कम होगा तो वो फिर उदास होंगे, है ना। और उदास होने का मतलब क्या है कि वो सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ही देना पड़ रहा है पैसे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गवर्नमेंट हायर टैक्स तब लगाती है जो गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज़ का प्रोडक्शन ना हो। ओके, जैसे जो हेल्थ हजार्डियस गुड्स होते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादातर उस पर टैक्स लगाती है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो हायर टैक्स ज़्यादातर गवर्नमेंट उस पर लगाती है जो हेल्थ हजार्डियस होते हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि इनका प्रोडक्शन ना हो, कम से कम हो, है ना। तो जैसे वाइन हो गई, टोबैको हो गया, है ना, ऐसे सिगरेट्स हो गए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ हजार्डियस हैं, जो हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे केसेस में हायर टैक्स लगाया जाता है, तब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और उनकी सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो, अगर मैं कर्व बनाऊँ, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो प्राइस तो सेम रहेगी इस कोमोडिटी की। ये सब इनिशियल सप्लाई कर्व है S0, और ये Q0 इनिशियल क्वांटिटी है। अब हायर टैक्स लगाने से क्या होगा, सप्लाई कर्व कम हो जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी तो सप्लाई कर्व क्या होगा, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। और ये किस लिए हो रहा है, हायर टैक्स की वजह से। अब देखो सप्लाई क्या हो गई, मार्केट में कम हो गई, है ना। गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि इसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाए। देखो, तो देखो प्रोडक्शन क्या हो गया, Q0 से Q1 पे आ गया, कम हो गया। ओके, अब प्राइस क्या है, अभी भी सेम है। लोअर टैक्स की अगर बात करें, लोअर टैक्स की अगर बात करें तो इसका वाइस वर्सा होगा। लोअर टैक्स में क्या होगा, कम 15% अगर टैक्स लगा रही है, 15 से वो 1% पे, 2% पे आ गई, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो उसमें जो कम हुआ खर्चा है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में यूज़ कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी खरीदने में यूज़ कर सकता है, अपने बिजनेस को और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो। ओके, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ने पर क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ क्या होता है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट तब देती है
सब्सिडीज का मतलब है छूट होना, है ना, छूट देना। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट तब देती है जब उसे लगता है कि ये इसका जो आउटपुट है, यानी कि जो ये कमोडिटी बना रही है वो लोगों के फायदे के लिए है ना। जैसे अगर कोई फर्म जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, और मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंट्री में लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, प्रोटीन की कमी है ना, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर मिल्क जो है, मान लेते हैं कि एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मिल्क गवर्नमेंट चाहती है कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे जो हो रहे खर्चे हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करेगी, ताकि प्रोड्यूसर पर ज़्यादा बर्डन ना आए, ज़्यादा कोस्ट का बर्डन ना आए। तो वो क्या करेगी, आधा जो कुछ पार्ट जो है कोस्ट का वो गवर्नमेंट बियर करेगी। लेट सपोज करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, है ना, ऐसा लेट सपोज करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है, तो अब एक वैक्सीन को बनाने में लेट सपोर्ट करते हैं $100 का खर्चा आता है। तो कई फर्म्स होंगी वो आएंगी ही नहीं मार्केट में वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि $100 तो उनका खर्चा ही हो जाएगा। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो वैक्सीन प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी। पर वैक्सीन तो ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ को बचने के लिए, है ना, जो खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके, डायरेक्ट कैश देती है या इनडायरेक्टली तरीके से, उसमें ये बोलती है कि $60 जो है वो हम आपका खर्चा उठाएंगे, आप $40 पे अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होगा, $100 खर्चा हो रहा है, जिसमें 60%, 60-40 का जो रेशो है वो गवर्नमेंट है उसका, यानी कि $60 जो है वो गवर्नमेंट खर्चा देगी, और $40 जो है वो फर्म को उठाना पड़ेगा। तो कहाँ $100 खर्चा उठा रही थी, अब कहाँ $40 खर्चा उठा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, फ़ायदा होता है। जो और प्रोड्यूसर्स होंगे जो $100 पे नहीं चल पा रहे थे, पर $40 पे तो अब चल सकते हैं ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि न्यू प्रोड्यूसर्स की एंट्री होती है, और फिर वो प्रोडक्शन जो है मार्केट में बढ़ जाता है। ओके, सो सब्सिडीज़ क्या करती है, सब्सिडीज़ उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देती है। एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $100 ही है, पर जो बर्डन है वो कम कर देती है ना। तो सब्सिडीज़ क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बर्डन को, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, उसको कम कर देती है। प्रोडक्शन का कॉस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। ओके, और सप्लाई बढ़ेगी तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेम ऐसे। ओके, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर सब्सिडीज़ कम कर लेती है, विड्रॉ कर लेती है। देखो सब्सिडीज़ क्यों दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती है अगर अगर कोई बड़ी फर्म है जो जो करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और वो उसका खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो दिवालियापन, वो बंद होने वाली है, तो गवर्नमेंट मदद करती है ऐसी फर्मों को, है ना, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो जनरेट करती दे रही है, लोग जॉब ना खो दें अपनी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको बेल आउट करती है, उनका सपोर्ट करती है। ओके, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है वो, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गई तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ओके, सो ये हमने इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए कि इसके चेंज होने पर सप्लाई कर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमेशा याद रखना कि अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, हटा रहा हूँ मैं इसको, अगर अगर अदर फैक्टर के चेंजेस होने पर हो रहा है, अदर फैक्टर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, तो हमें पता है कि ये सप्लाई कर्व को शिफ्ट करता है। ओके, और अगर सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहा है तो हमेशा याद रखना प्राइसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, उस गुड्स के प्राइस में तो नहीं हो रहा है ना। देखो, अगर मैं एप्पल की बात करूँ और एप्पल को प्रोड्यूस करने में जो लेबर लगता है उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो एप्पल का प्राइसेस तो सेम रहेगा ना। तो एप्पल का प्राइसेस अगर सेम रहेगा तो एप्पल के प्राइसेस, ये सप्लाई कर रहे हैं तो प्राइसेस तो इतना इतना ही कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये तो सेम रहेगा। चेंज अगर आ रहा है तो क्वांटिटी में आएगा सिर्फ, है ना। तो ये क्या होता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है या पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। क्वांटिटी बढ़ रही है तो आगे की तरफ होगा, क्वांटिटी कम हो रही है तो पीछे की तरफ होगा, है ना। अगर ऑन फैक्टर है तो ये मूवमेंट होती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। हमेशा याद रखना प्राइस के चेंज होने पर मूवमेंट होती है, और अदर फैक्टर के चेंज होने पर शिफ्टिंग होता है। ओके, सो जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो शिफ्टिंग फैक्टर्स होते हैं, और जो प्राइस होता है वो मूवमेंट फैक्टर होता है। ओके, सो थैंक यू।